नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह आरो यारो एग्जाम के लिए 100 दिवसीय रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 वीडियोस, 8 क्लासेस अब तक आप तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किया है। आज 9वां दिन है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज 9वें दिन हम किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में जो सब्जेक्ट होने वाली हैं वो हैं आपकी ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट के कुछ शानदार क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पर शेयर कर दिया है कि हम किस दिन किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास स्टार्ट करें इससे पहले एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना चाहूँगा। आपको पता है कि हाल ही में यूपीपीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किया गया है। तो उसका जो जीएस वाला पोर्शन है, इसके साथ साथ हिंदी वाला जो पोर्शन है, खास करके आरओ वाले जितने भी हमारे मित्र हैं, तो हिंदी और जीएस वाला पोर्शन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ बना करके उसको शेयर कर दिया है। एक चीज़ और, अब तक 8 क्लासेस हुई हैं। आप में से अगर किसी ने भी वो 8 क्लासेस देखी हैं और आप उस पेपर को देखेंगे जो स्टाफ नर्स का हुआ है, तो उसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं 8 क्लासेस से मिल जाएंगे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा। नहीं, ढूंढ लेना, अगर कोई नया हो तो वो एक बार इसको सर्च कर लेना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए जीएस के सारे अपनी पिछली 8 वीडियोस से आपको मिल जाएंगे। और अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, 8 ही दिन गुजरे हैं। ये यात्रा थोड़ी सी लंबी है, 3 महीने तक लगभग ये चलेगा। तो अभी हमने 300 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अभी क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन के साथ में जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करते चलिएगा। आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते नहीं, हम डेली 50 तरह की वीडियो बनाते नहीं, एक ही वीडियो बनाता हूँ मैं पूरे दिन में, एक ही, और इसी पर पूरा एफर्ट लगता है मेरा। इस 1 घंटे की वीडियो के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, ये आपको दिखती होगी यहाँ पे। तो समझिएगा, कोई भी सीरियसली लेगा अगर इस चीज़ को तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। और ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हमारा एग्जाम हो जाएगा 22 दिसंबर के बाद में। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आयोग हाल ही में जो परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है उनको थोड़ा सा देखते चलें, उनके क्वेश्चंस का पैटर्न देखते चलें। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये मैंने वैसे आरओ के लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर इसको कोई यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वाला भी अगर देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ से रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी से हम शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। कथन है ये हमारा। कारण इसके पीछे क्या दे रखा है? इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसके द्वारा भारत में कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। तो जो पहला कथन है कि जेट स्ट्रीम का जो सिद्धांत है ये डेफिनेटली किससे रिलेटेड है? ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड है। भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार ही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने मेरी एनसीईआरटी वाली सीरीज देखी होगी जो 6 से 12 मैंने ज्योग्राफी कराई है, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये पहला कथन यहाँ से सही है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन दे रखा है ये गलत है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं होता है। सेकंड जो को आपका जो कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं, वन बाय वन जो भी टर्म दे रखे हैं इसको समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये क्या होता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये क्या है? हमारा जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें बहुत तेजी से चलने वाली वायु की एक प्रणाली है। जो तेजी से वायु बहती है हमारे ऊपरी वायुमंडल में, उसकी एक प्रणाली है जिसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये जो है निचले वायुमंडल को, यानी ऊपरी वायुमंडल के साथ साथ हमारे वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है उसके मौसम को भी प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। ये हमारे क्वेश्चन का जो पूरा मैटर था वो ये है। ठीक है, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो जनरेट होता है। ऐसा नहीं है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इससे रिलेटेड, उन सारी चीजों को देखते हैं। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति में मदद मिलती है। ठीक है,
तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है ना, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जनरेट होता है, लेकिन वो पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा जनरेट होता है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसके द्वारा कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की, जिससे कि जनरली हमारे यहाँ शीतकाल में जो वर्षा होती है इसी मानसून के द्वारा होती है। ठीक है। शीतकाल में पूरे पश्चिमी और मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये बहती रहती है। और जब ये तिब्बत के पठार में पहुंचती है, तो क्योंकि वो पठारी हिस्सा है, ऊंची ऊंची भूमि है, तो उस वायु के मार्ग में क्या आ जाता है? एक बैरियर आ जाता है, अवरोध आ जाता है। और उसी अवरोध या रुकावट के कारण ये जो शाखा है पश्चिमी जेट स्ट्रीम की, ये दो अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। तो इसमें से जो एक शाखा है सर, ये तिब्बत के पठार के उत्तर से अ, उत्तर के पठार के जो है समानांतर बहने लगती है, उसके पैरेलल बहने लगती है। और दूसरी जो ब्रांच है, ये हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चली जाती है। ये शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ जो है लाने का काम करती है। ठीक है। गर्मी में सभी ताप कटिबंध जो हैं, इनका उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी तिब्बत के पठार के उत्तर में विस्थापित हो जाती है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की कैसी क्षेत्रीय यानी रीजनल और मौसमी सीजनल जेट स्ट्रीम के अंतर्गत आती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति गर्मी के मौसम के समय तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण से, आरोहण का मतलब गर्म वायु जब ऊपर की ओर चढ़ती है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जो उच्च वायु दाब का केंद्र होता है, हाई जो एयर प्रेशर होता है, वो विकसित हो जाता है। तो वहां से जो है ये वहाँ से जो है ये उत्पन्न होती है। उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जो है यहाँ की, ये जो अभी टर्म यूज हो रहा था उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये इसका जो है यहाँ से डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु जो है वो नीचे की तरफ उतर रही है, तो उच्च वायु दाब का जो है यहाँ पे विकास हो जाता है। यहाँ से चलने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो कोरियोलिसिस बल जो होता है उसके कारण ये जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, यानी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकराती हैं और वहां पर वर्षा करती हैं, और इसी को हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? तो चार प्लेटों के नाम दे रखे हैं, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नजका प्लेट और फिजी प्लेट। तो इसमें से जो नजका प्लेट है सर, ये दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका और जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसकी प्लेट के बीच में स्थित है, नजका प्लेट। ठीक है। अब प्लेटों का जो पूरा सिद्धांत है इसको समझते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे बात करी है। यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी डिटेल में तो चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्लेटों की जब भी बात आती है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सबसे पहले समझना जरूरी है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। स्थलीय दृढ़ भूखंड जो होता है, कोई भी भूमि का ऐसा हिस्सा, भूमि का ऐसा भाग जो कैसा है, दृढ़ है, ठीक है, अपनी जगह पर कैसा है, बहुत ज़्यादा मजबूती से टिका हुआ है, उसको हम प्लेट का नाम दे देते हैं। पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो अलग अलग तरह की कई प्लेटों से मिलकर के हुआ है। इन प्लेटों के स्वभाव और इन प्लेटों का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेटें हैं अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। यानी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं ये जो है गति करती हैं। गति का मतलब ये नहीं कि वो 2-4 किलोमीटर चली गई, मतलब बहुत ही माइनर विस्थापन इनमें होता है, बहुत हल्का विस्थापन इनमें होता है। और ये प्रक्रिया जो है विस्थापन की, ये कोई 1-2 वर्षों में नहीं होती, इसमें बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो जैसे आपने इसको अगर जैसे थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपने देखा वो पूरा का पूरा जो हमारा पृथ्वी का हिस्सा था वो पेंजिया कहलाता था। फिर पेंजिया पेंजिया दो भागों में
टूट गया, ठीक है, अलग अलग महाद्वीप कैसे बने, और आज जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये इसका भी विस्थापन हुआ है और ये लगातार जो है ऊपर की ओर कह सकते हैं, ये ऊपर की ओर विस्थापित होता जा रहा है, क्योंकि प्लेटें क्या होती हैं, गति करती हैं। जैसे जो भी हमारे महाद्वीप हैं या जो भी हमारी पृथ्वी पर महासागर हैं, इनके नीचे प्लेटें होती हैं, तो ये प्लेटें जैसे ही खिसकती हैं तो उनके ऊपर महाद्वीप और जो महासागर हैं इनका भी थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापन होता है ना। तो ये सिद्धांत जो दिया था ये 1962 में दिया था, किसने, हैरी हेस ने। लेकिन इसकी जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी, वैज्ञानिक व्याख्या थी, इसका श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। और जो प्लेट शब्द हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले कनाडा के भूगर्भ शास्त्री विल्सन के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर के बनी हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल यानी जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है उस पर एक दृढ़ यूनिट के रूप में, एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की जो भूपरपटी है, ठीक है, ये अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। वैसे नासा ने इन प्लेटों की संख्या लगभग 100 के आसपास बताई है, लेकिन अभी तक मात्र 7 बड़ी प्लेटों की खोज हुई है, उनको पहचाना गया है, और 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। तो ये 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, इसमें अंटार्कटिक से घिरा हुआ जो महासागर है वो इसमें शामिल है। दूसरी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, इसमें पश्चिमी अंध महासागरीय तल जो है वो सम्मिलित है। और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप जो है इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, किसका, उत्तरी अमेरिकी प्लेट का। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो है ये पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप जो है इसको अलग करने का काम करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करें तो इसका विस्तार अलास्का से अंटार्कटिक प्लेट तक प्रशांत महासागर के फ्लोर पर है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीप जो है सम्मिलित किए जाते हैं। ये यूरेशियन प्लेट से हिमालय के पास और प्रशांत प्लेट से न्यूजीलैंड के पास क्या करती है, मिलती है। न्यूजीलैंड भी हिमालय की तरह इस प्लेट की सीमा पर स्थित है। यानी न्यूजीलैंड किस प्लेट की सीमा पर स्थित है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में पांचवी प्लेट आती है आपकी अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक से 35 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उनके बीच तक है। छठवीं यूरेशियाई प्लेट है आपकी, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल जो होता है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। और यूरेशियन प्लेट में क्या होता है, उत्तरी हिमालय से लेकर के संपूर्ण एशिया और यूरोप का जो भूभाग है, भूखंड है, वो इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इसको रचनात्मक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें, वैसे तो 20 के आसपास प्लेटें हैं, लेकिन जो अक्सर करके पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हैं कभी कभी, तो उन्हीं प्लेटों के नाम मैंने यहाँ पे रखे हैं। कोकोस प्लेट जो है ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। नजका प्लेट जिससे जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन था, ये साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। अरेबियन जो प्लेट है इसमें अरब प्रायद्वीप का पूरा भूभाग आ जाता है। फिलिपियन प्लेट की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। कैरोलिन प्लेट ये न्यूगिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में अवस्थित है। और फ्यूजी प्लेट के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है इसकी लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग से जुड़ा हुआ है। जो वलन पड़ते हैं पर्वतों में, ठीक है, मोड़ जो पड़ते हैं पर्वतों में, तो उन मोड़ों के प्रकार होते हैं, वलन के प्रकार होते हैं। तो उन वलन के प्रकारों के आधार पर उस वलन के फलस्वरूप कौन सा पर्वत बना है, कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी है, उनको मैच करना है, जो कि ऑलरेडी पहले से मैच्ड हैं। तो जूरा पर्वत जो है ये समवित वलन के फलस्वरूप जो है इसकी उत्पत्ति हुई। पेन्नाइन पर्वत श्रृंखला जो है ये असममित वलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये एक तिग्नत वलन के फलस्वरूप बनी। और मिल्लिक हेवन जो है ये परिवलन का उदाहरण है। इसको और डिटेल में समझते हैं। धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के फलस्वरूप, चट्टानों में संपीड़न होता है, यानी चट्टानें सिकुड़ती हैं तो संपीड़न होता है उसमें, और उसके परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में कुछ उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं मोड़ों को वैसे हम क्या बोलते हैं, वलन कहते हैं। तो हिमालय हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन पर्वत, इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति किसके कारण हुई है, वलन के कारण हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा हिमालय को हम क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं, मोड़दार पर्वत बोलते हैं।
तो ये वलन भी कई तरीके के होते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख रहे थे, सम्मित वलन, असम्मित वलन, ठीक है, एक दिग्नत या एकनत वलन। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले सम्मित वलन को देखते हैं। इसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये इस तरीके का वलन होता है जिसमें दोनों भुजाओं का झुकाव, यानी जो भी भूखंड है उसकी जो दोनों भुजाएं हैं उनका झुकाव और ढाल जो है एक समान होती है। इसको बिल्कुल सिमेट्रिकल फोल्ड के रूप में हम जानते हैं। ये खुले प्रकार का वलन होता है, और स्विट्जरलैंड का जो जूरा पर्वत है जो क्वेश्चन में दे रखा था, ये सम्मित वलन का ही एक एग्जाम्पल है। असम्मित वलन या असिमेट्रिकल जो फोल्ड होता है, इसमें क्या होता है, दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल जो है वो अलग अलग होती है, तो इसको हम बोलते हैं असम्मित वलन। और ब्रिटेन का जो दक्षिणी पेनाइन पर्वत है वो असम्मित वलन का ही एक एग्जाम्पल है। एक दिग्नत या एक नत वलन, इसको बोलते हैं हम मोनोक्लिनल फोल्ड। तो इसमें क्या होता है, वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव और ढाल वाली होती है, और दूसरी भुजा जो है उस पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, समकोण बनाती है, और ढाल जो है वो उस पर खड़ा हो जाता है दूसरी भुजा का। तो इसको बोलते हैं हम एक दिग्नत वलन। और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ये एक नत या एक दिग्नत वलन का ही उदाहरण है। और चौथा है आपका परिवलत या परिवलन, ठीक है, रिक्यूम्बेंट फोल्ड। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में तथा समानांतर रूप में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है, एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर स्थापित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम परिवलित वलन, ठीक है। इंग्लैंड का जो मिल्क हेवन है ये इसी वलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण निम्न में से किस संचलन के कारण हुआ है। तो रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है सर, ये महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन के फलस्वरूप हुआ है। अब ये संचलन क्या होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। संचलन भी, जो संचलन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है सर, जो भी हम प्लेटों के बारे में पढ़ रहे थे ना, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है ये उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो प्लेटों का संचलन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। इनको हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी संचलन के बारे में। अभिसारी संचलन क्या होता है, इस संचलन के समय में प्लेटें जो हैं वो आपस में टकराने और एक दूसरे के नीचे छेपित हो जाती हैं, ठीक है। मतलब एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है, ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाए या उसके नीचे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब दोनों प्लेटें जो अलग अलग थी वो एक प्लेट जो है दूसरी में धंस गई, छेपित होना उसी को बोलेंगे। तो इनके छेपित होने से क्या होता है, ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया के साथ साथ नए वलित पर्वत, गर्त, द्वीपीय चाप, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। और क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित होती है तो उनमें घर्षण होता है, तो इससे प्लेटों का विनाश भी होता है, प्लेटों में नुकसान भी होता है। तो इसको हम एक अलग नाम और देते हैं, विनाशात्मक प्लेट सीमांत, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये जो अभिसारी संचलन था जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, ये 3 तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, एक पहला वाला जो है इसका है महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। महाद्वीपीय महासागरीय संचलन का मतलब क्या है कि एक महाद्वीप की प्लेट और एक महासागर की प्लेट, जैसा कि भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, प्लेटें जो है महासागरों के नीचे भी हैं, महाद्वीपों के नीचे भी हैं, ठीक है। महाद्वीप और महासागर जो है वो प्लेटों के ऊपर हैं, इसीलिए तो क्या होता है कि प्लेटों का विस्थापन होता है। प्लेटें जब एक स्थान से थोड़ा सा विस्थापित होती हैं तो महासागर और महाद्वीपों का भी विस्थापन होता है। तो यहाँ पर जो अभिसारी संचलन है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित होती है, तो उसमें क्या चीज़ आई, उसमें जो अभिसारी संचलन की हम बात कर रहे थे उसमें 3 तरह के संचलन है, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। तो इसका मतलब है कि एक प्लेट जो है वो किसकी है, महाद्वीप की है, और एक प्लेट जो है वो सर किसकी है, महासागर की है। तो महासागर या महाद्वीप में से किसी एक की प्लेट जो है दूसरे के नीचे छेपित हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, ठीक है। दूसरा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन। ये संचलन जो होगा 2 अलग अलग महाद्वीपों की प्लेटों के बीच में होगा। एक महाद्वीप की एक प्लेट दूसरे महाद्वीप की एक प्लेट, और एक महाद्वीप की एक प्लेट दूसरे महाद्वीप की दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो गई, है ना। तो इसको बोलेंगे हम महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन। और तीसरा है इसके बाद में महासागरीय महासागरीय संचलन। इसमें जो दोनों प्लेटें होंगी वो किसकी होंगी, महासागरों वाली होंगी, यानी महासागर के नीचे वाली प्लेट, और दूसरा भी क्या है, महासागर है। तो एक महासागर की प्लेट दूसरे महासागर की प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी, तो उसको बोल देंगे हम महासागरीय महासागरीय संचलन, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं। महाद्वीपीय महासागरीय संचलन सबसे पहले बात करेंगे, यानी एक महाद्वीप की प्लेट और एक महासागर की प्लेट। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जो है, ये जो
इनका संचलन होता है, अभिसरण होता है, इसका संबंध है उत्तर व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे महासागरीय प्लेटों पर गर्तों का और महाद्वीपीय प्लेटों पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। यानी महासागर के नीचे जो प्लेट है वहां पर तो बन गई गर्त, गड्ढे टाइप के बन गए, और महाद्वीप की जो प्लेट है वहां पर बन गए क्या, मोड़दार पर्वत बन गए। तो रॉकी और एंडीज जो है जिनका निर्माण हुआ है वो महाद्वीपीय महासागरीय संचलन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संचलन होता है महाद्वीपीय महासागरीय, इसमें अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन में दो अलग अलग प्लेटें हैं, एक प्लेट जो है वो महासागर की है, एक प्लेट महाद्वीप की है। अब इसमें से कौन सी प्लेट का क्षेपण किस प्लेट के नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जिसका घनत्व अधिक होता है यानी महासागर की जो प्लेट है उसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, और कम घनत्व की प्लेट कौन सी है, महाद्वीप वाली जो प्लेट है उसका घनत्व कम है। तो जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है यानी महासागर की प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। ठीक है, महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में क्षेपित होने के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है। भ्रंश एक तरह का होता है दरार, बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, और जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये भ्रंश जो है, ये दरारें जो है बहुत गहरी हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, बहुत गहरे उद्गम केंद्र के, उद्गम केंद्र यानी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो वो दरारें बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, तो बहुत गहराई से भूकंप की जो है उत्पत्ति होती है। तो इसी को बोल देते हैं हम गहरे उद्गम केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति। अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से क्षेपित प्लेट के आंशिक गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। यानी हमने देखा महासागर की जो प्लेट थी वो महाद्वीप की प्लेट के नीचे क्षेपित हुई। ठीक है, तो अब नीचे क्या होता है, अत्यधिक टेम्परेचर है, प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इसका प्रभाव होता है उसके ऊपर। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, जो महासागरीय प्लेट जो नीचे क्षेपित हुई थी उसमें आंशिक रूप से उसका गलन प्रारंभ हो जाता है, और उसके गलने से क्या बनता है, मैग्मा बनता है। ठीक है, और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी में से जब भी उद्गार होता है तो उसमें जो लावा था यानी जो महासागर की प्लेट महाद्वीप की प्लेट के नीचे क्षेपित हुई थी, फिर उसमें उच्च ताप और दाब के कारण उसका गलन हुआ था, उससे एक मैग्मा बना था। तो फिर जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही मैग्मा जो कि किससे बना था, महासागरीय प्लेट के गलन से बना था, ये मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकल करके आता है सतह पर। फलतः महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इससे बिल्कुल अब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि जो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है वो किससे होता है, वो महाद्वीपीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि जो मैग्मा वगैरह बना था वो सारा किससे बना था, महाद्वीपीय प्लेट के गलन से बना था। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, तो इसमें से एक श्रृंखला आती है कास्केड श्रृंखला। ठीक है, ये रॉकी पर्वत पर है, और पश्चिमी चिली श्रृंखला, ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं ये ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की निम्नलिखित असंबद्धताओं को बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करिए। पृथ्वी की जो असंबद्धताएं हैं उनको बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करना है। मोहो असंबद्धता, ठीक है, कॉनार्ड असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसको हम बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे बाहरी कौन है, इसमें से सबसे बाहरी होती है कोनार्ड असंबद्धता। इसके बाद में आती है आपकी मोहो असंबद्धता, इसके बाद में उससे फिर अंदर की तरफ रैपिटी, और सबसे अंदर की तरफ होती है आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता। अभी आप में से किसी का कमेंट आया था कि आप बोल रहे थे कि आपके क्वेश्चंस इतने अलग क्यों हैं। जैसे इन क्वेश्चंस को देखने पे हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने उसका कमेंट का जवाब भी दिया था। मैंने कहा था कि अभी भी 8-7 दिन ही हुए हैं, मतलब 9वां दिन चल रहा है, अभी 8-9 दिन ही हुए हैं। तो आपको जो फोकस करना है वो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पर करना है। क्वेश्चन तो केवल मैं इस वजह से इसमें डालता हूँ, मेन जो मेरा काम चल रहा है यहाँ पे वो इसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू चल रहा है। मैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन आप कैसे रखेंगे, किसके बेस पे रखेंगे, तो एक क्वेश्चन उसके लिए ज़रूरी है, और जब एक क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके आसपास की चीज़ों को मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में कवर करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने अच्छी तैयारी की है। आप देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं, है ना? कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिखते होंगे, लेकिन उसकी व्याख्या को मैं थोड़ा अपनी तरीके से मोल्ड करके अलग-अलग सोर्सेज़ से, अलग-अलग जगह से, गूगल, विकिपीडिया, जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ज़रूरी नहीं यूपी पीसीएस के, अदर स्टेट पीसीएस के भी जो एग्ज़ाम हुए हैं,
वहाँ से भी मैं मतलब उनको घुमा फिरा के लेकर के यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नॉर्मल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन मेन फ़ोकस आपका जो रहना चाहिए वो इसकी एक्सप्लेनेशन पे रहना चाहिए, ठीक है? आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा अब तक वो पढ़ते रहें, उसका रिवीजन करते रहें, इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। और ख़ास करके ऐसे हमारे जो मित्र हैं जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है, उनको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वैसे अभी टाइम है थोड़ा-सा, अभी भी आप अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आए तो इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही एक तरह से एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। ये बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इससे मिलेंगे। या तो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नहीं मिला तो एक्सप्लेनेशन से बहुत सी सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में आपको आती हुई दिखेंगी, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और ये मत समझना कि जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये आपने पढ़े नहीं हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। जो चीज़ मान कर के चलिए कि आपने नहीं पढ़ी होंगी तो उन चीज़ों को भी मैं यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई कमी ना रहे। ठीक है? अभी तो ख़ैर अभी 8वाँ-9वाँ दिन है, अभी बहुत लंबा जाना है, तो लगभग आपकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से कवर करा दूँगा। बस आपको ट्रस्ट बनाए रखना है, ठीक है? तो ये हम बात कर रहे थे पृथ्वी की असंबद्धताओं के बारे में, इसका क्रम देख लिया, अब इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से जानते हैं। जो भी ज्ञात सोर्सेज़ हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक बनावट है, उसको हम 3 भागों में बाँटते हैं। और मेनली जो मुख्य 3 भाग हैं पृथ्वी की संरचना में, वो आते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है? 6th-7th में भी आपको मिल जाता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट जो होता है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है और कोर जो होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है, अंदर का हिस्सा होता है। तो जो ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की, ये किससे बनी होती है? ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और इसके ऊपरी भाग को ही हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी जब भी शब्द यूज़ होता है तो इसका मतलब है हम पृथ्वी की ऊपरी परत के बारे में या ऊपरी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भूपर्पटी है ये पृथ्वी के कुल घनत्व का मात्र 0.5% है। इसकी मोटाई जो है वो लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है ना? मेंटल पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बीच वाला हिस्सा है, मध्य भाग है और पृथ्वी के कुल भाग का 83% जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मेंटल के अंतर्गत आता है। ठीक है? मोटाई इसकी 2900 किलोमीटर तक है और कोर जो है ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। यह 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो है फैला हुआ है। असंबद्धता जो टर्म यूज हुआ है, ठीक है, अलग अलग तरह की असंबद्धताओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। मोह असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, रैपिटी, गुटनबर्ग। तो ये असंबद्धता क्या होती है? इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, असंबद्धता का मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अनेक जगहों पर घनत्व, तापमान ये सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। भाई किसी जगह पर तापमान कम है, किसी पर ज़्यादा है, किसी जगह की डेंसिटी कम है, किसी जगह की डेंसिटी ज़्यादा है। तो घनत्व और तापमान में असमानताएं पाई जाती हैं जब भी हम बात करते हैं किसकी? पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। और यही जो असमानताएं हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इन्हीं को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। तो पृथ्वी में जो असंबद्धता पाई जाती है वो निम्न प्रकार की होती है। ये जो नाम दे रखे हैं, कॉनराड असंबद्धता, ये किस किस हिस्से के बीच में होती है? ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो ये निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होती है। रेपटी ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में होती है। गुटेनबर्ग ये निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच होती है। और लहमन असंबद्धता ये बाहरी कोर आंतरिक कोर के बीच में पाई जाती है ना? अब क्वेश्चंस आपको ये मान लो, अब जैसे आपने बोला कि क्वेश्चंस ऐसे क्यों लग रहे हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। ये बहुत ही मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये चीज़ आपको बहुत ईजी लगेंगी। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा जाने कहाँ से क्वेश्चन बना के दे दिया, लेकिन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, है ना? तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। और जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अगर आप 6 से 12 अभी कवर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास में टाइम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लास 9th का और 11th-12th की 9, 10th, 11, 12th की पढ़ लेना अगर समय हो तो। और बिल्कुल समय नहीं हो तो 11, 12th की ज़रूर पढ़ लेना, 11, 12 की ज़रूर पढ़ लेना। 1-2 दिन में उसको तुम ख़त्म कर दोगे देख के। किताब अपने सामने रख लेना, वीडियो चला लेना और समझ में आ जाएगा। बहुत ही संक्षेप में मैंने चीज़ों को वहाँ पे कराया है और संक्षेप में भी इस तरीके से कराया है कि कोई चीज़ छूटे ना और टाइम भी ऐसा ना हो कि मतलब 5-6 घंटे तक मैं आपको पकाते रहूँ, है ना? ऐसा भी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो कम टाइम में मेरा हमेशा से एक पर्पज़ रहा है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दूँ। क्योंकि मेरा शायद मुझे लग रहा है कि वैसे अगर कोई हो तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने चैनल्स देखे हैं, मैं भी देखता रहता हूँ अलग-अलग चैनल्स को। मैंने देखा है कि मेरा चैनल एक ऐसा है जिस पे स्ट्रैटेजी की वीडियो सबसे कम होती हैं और काम की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं और इसी वजह से मेरे व्यूज़ कम आते हैं।
है ना? क्योंकि आजकल लोग स्ट्रैटेजी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक-एक चैनल पर 4-4 स्ट्रैटेजी आती हैं दिन में, और पता नहीं किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि इसमें दिखता है कि हमारे जो व्यूअर हैं वो और क्या कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। तो आप मैक्सिमम कौन से तरीके का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हमारे वाईटी स्टूडियो में पता चल जाता है कि कौन-कौन सी चीज़ें, यानी आपके जो व्यूअर हैं वो और कौन-सा कंटेंट जो है मैक्सिमम मात्रा में जो है कंज़्यूम कर रहे हैं। तो उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, एक साइड से चैनल्स के नाम भी आते हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे बताना उचित नहीं समझूंगा। तो भैया, स्ट्रैटेजी देखिए किसी की मत सुनिए। स्ट्रैटेजी ना तो किसी की स्ट्रैटेजी के आधार पर अपना पढ़ाई का जो है वो सिस्टम बनाइए। कोई टॉपर ने स्ट्रैटेजी बता दी, कोई नया टॉपर आ गया उसने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, या किसी ने निकाला है उसने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी। स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी बनाओ। मेरा कहने का पर्पज़ ये होता है, स्ट्रैटेजी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। तुम कैसे चीज़ों को लेकर के जाओगे आगे तक, वो काम तुम्हारा होना चाहिए। बाकी उस स्ट्रैटेजी, यानी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी के आधार पर देखो, सिलेबस तो सब स्ट्रैटेजी में पढ़ना है। जो सिलेबस दे रखा है वो तो सारी स्ट्रैटेजी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे कोई ऊपर से आके भगवान ने आके स्ट्रैटेजी बना दी आपके लिए, वो भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होगी जिसमें सिलेबस को छोड़ करके कुछ पढ़ने के लिए बोल दें। सिलेबस तो सब में पढ़ना है, और सिलेबस जब सब में पढ़ना है तो आप ये देखिए कि आपका सिलेबस या आपके काम की चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, है ना? वो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, काम की चीज़ निकालो और बाकी बंद कर दो। इसको मैं भी कहता हूँ, इसको भी मत देखा करो। जो काम का लगे उसको देखो, बाकी मत देखो, है ना? ज़बरदस्ती किसी में घुसे रहना भी वो जो है सही बात नहीं है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी बनाओ, और उस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने में, उसको फुलफिल करने में, चीज़ों को आगे ले जाने में आपको जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको देख लो, वो कहाँ-कहाँ से मिल रही है। जहाँ से मिल रही है वहाँ से लो और बंद करके रख दो। बाकी दिन भर स्ट्रैटेजी देखते रहने से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलता है। एग्ज़ाम हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी से ही निकलता है, सेल्फ स्टडी से ही निकलता है, ठीक है? 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है? तो आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है बैथोलिथ, ठीक है? ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। जो भी बैथोलिथ है, लैकोलिथ, डाइक, फैकोलिथ, ये कैसे बनते हैं, किस तरह की इसकी इमेजेस होती हैं, किस तरह की इसकी आकृतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी में आपको बता रखी हैं। तो आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड जो होता है वो होता है बैथोलिथ। अब इनके बारे में, सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बैथोलिथ। जो बैथोलिथ कैसे बनता है? बैथोलिथ यानी जो मैग्मा होता है, मैग्मा अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे मैग्मा क्या होता है। मैग्मा अत्यधिक गहराई में अनियमित रूप से गुंबद जैसी संरचनाओं में, गुंबद जैसे स्ट्रक्चर में जम जाता है। तो उससे जो संरचना बनती है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। और बैथोलिथ की जो संरचना होती है मूलतः किससे बनी होती है? ग्रेनाइट से बनी होती है। आग्नेय चट्टानी संरचनाएं जितनी भी होती हैं उनमें ये सबसे बड़ी संरचना होती है, सबसे बड़ा पिंड होता है जिसको हम बैथोलिथ कहते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक लंबा और लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। ये पृथ्वी के नीचे की बात हो रही है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, ये बैथोलिथ संरचना का नाम है, जो पे कहाँ पे है? आपकी यूएसए की है। इदाहो बैथोलिथ जो है ये लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज, ये भी जो है एक प्रमुख बैथोलिथ संरचना के अंतर्गत आता है। भारत में रांची का पठार, इस पर जो है भारत में जो रांची का पठार है वो बैथोलिथ प्रकार की ही संरचना है, बैथोलिथ का ही एक रूप है, और इसीलिए इसको रांची बैथोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है? अगली जो संरचना है सर वो है डाइक। डाइक कैसे बनता है? जो मैग्मा होता है वो जितनी भी लेयर्स हैं पृथ्वी के अंदर उनको तोड़ते हुए सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी इस तरीके से एक पिलर के समान, स्तंभ के समान जब जम जाता है तो उससे जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं हम डाइक। ऐसे ही लैकोलिथ और लेपोलिथ आते हैं, ठीक है? एक लैकोलिथ है, एक लेपोलिथ है। ये क्या चीज होती है? लैकोलिथ समझते हैं, मैग्मा सतह को बिना तोड़े सतह के अंदर ही गुंबद रूपी आकार में अगर जम जाए तो उसको बोलेंगे लैकोलिथ। और यदि उल्टे गुंबद के रूप में जमे वो, ठीक है, यानी ऐसे जमे तो ये लैकोलिथ हो जाएगा, और ये इस तरीके से जमे उल्टे गुंबद के रूप में तो ये लेपोलिथ हो जाएगा, ठीक है? लैकोलिथ में उत्तल ढाल वाले, और जबकि लेपोलिथ में अवतल ढाल वाले आकृति के रूप में लावा का जो है वो जमाव होता है। एक लास्ट में आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? मैग्मा सतह के नीचे श्रृंग एवं गर्त के रूप में क्षैतिज रूप से जम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ, ठीक है? श्रृंग और गर्त के रूप में जब क्षैतिज रूप से मैग्मा का जमाव होता है पृथ्वी की सतह के अंदर, वो फैकोलिथ कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब टीपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सी पेटी की बात हो रही है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की बात हो रही है। ये जो पेटी है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में
30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है और ये पेटी व्यापारिक और पछुआ पवनों के मध्य विभाजन का काम करती है। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अब इनको समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले जो टर्म इसमें यूज हुआ है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये क्या होती है? इस पेटी का विस्तार जो है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इस भाग में क्या होता है, शीतकाल के 2 महीनों को छोड़ करके पूरे वर्ष यानी लगभग 10 महीने तक जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है ना? किसमें? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में। गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि रूल जो होता है वो क्या कहता है कि जहाँ पर उच्च तापमान होगा वहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पर वायुदाब भी कैसा होता है? उच्च होता है। तो यहाँ की पेटी का जो उच्च दाब है वो तापमान से प्रेरित नहीं है, यानी तापमान के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की। इसमें नियमतः क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए। एक तरीके से जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है ना? तो देखिए, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर वायुदाब कैसा होता है? निम्न होता है। जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पर वायुदाब जो है कैसा होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ पर उल्टा होता है। तो ये ताप से संबंधित है, यानी जो वायुदाब का उच्च या निम्न होना ये टेम्परेचर से कहीं न कहीं कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ का यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का जो उच्च दाब है वो तापमान से कनेक्ट नहीं है, तापमान से प्रेरित नहीं है। ये पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अवतलन से है। ठीक है? तो यहाँ पर जो उच्च दाब पाया जाता है वो किसके कारण होता है? पृथ्वी की दैनिक गति और वायु का जो अवतलन होता है, वायु का जो नीचे की ओर उतरना होता है, उसकी वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। मध्यकाल में यहाँ पर यानी इस क्षेत्र में जो भी समुद्र है वहाँ पर जो अ, एक तरह से जो नाविक होते थे, व्यापारी होते थे, जो अपने जहाज़ों को ले जाते थे, तो यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर वायुमंडल की दशाएँ कैसी रहती हैं? बिल्कुल शांत रहती हैं। तो हवा चलती है, थोड़ी-सी अगर हवा चलती है तो नौका या कोई भी उस टाइम पर जो जहाज़ हुआ करते होंगे, उनको ले जाने में थोड़ी आसानी रहती होगी। लेकिन यहाँ की जो दशाएँ हैं वो कैसी हैं? शांत वायुमंडलीय दशाएँ हैं, तो इससे जहाज़ों को या नौकाओं को आगे बढ़ने में थोड़ी-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो जो नाविक होते थे वो क्या करते थे? अपने जलयान को जिससे वो यात्रा कर रहे होते थे, उसको हल्का करने के लिए जो वो घोड़े ले जाते थे यहाँ से, तो घोड़ों को वो क्या कर देते थे? समुद्र में फेंक देते थे, है ना? और इसी घटना की वजह से या इसी एक प्रोसेस की वजह से ये पेटी है जो उपोष्ण उच्चदाब वायु पेटी, इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश रख दिया गया। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हकाका बोराजी। ठीक है, ये एक सर्वोच्च शिखर का नाम है। ये किस देश का या किस एशियाई देश का सर्वोच्च शिखर है हकाका बोराजी? तो हकाका बोराजी जो है म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार भारत और बांग्लादेश के पूर्व में और चीन के दक्षिण में स्थित है। बहुत सामान्य सी बात है, आपको पता होगा। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का कंट्री कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। इसकी पूर्वी सीमा लाओस और थाईलैंड से मिलती है और अराकान योमा पर्वत जो है यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है और ये एक तरह से हिमालय के पूर्वी मोड़ के रूप में इसको हम देखते हैं। नीचे की तरफ आप मैप में देखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो एक मोड़ आ जाता है वहाँ पर, तो उसी को जो है अराकान योमा जो है इसी वजह से इसको कहा जाता है हिमालय का पूर्वी मोड़। ठीक है सॉरी। हकाका बोराजी जो है इसकी ऊंचाई है 5,881 मीटर। ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार का पूर्वी भाग कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है जिसमें शान पठार और कामिनी पठार जो है प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में इरावदी, साल्वीन और सितांग है। साल्वीन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ इरावदी नदी की जो घाटी है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है और वहीं साल्वीन नदी के पूर्व में जो है गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये किसके लिए फेमस है गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया? ये अफीम की खेती के लिए फेमस है। यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में साल्वीन नदी के पूर्व में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है रास हफून। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? रास हफून। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
कॉन्टिनेंट है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, किसके में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है। इसके नॉर्थ ईस्ट में लाल सागर पड़ता है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में क्या पड़ता है, हमारा हिंद महासागर पड़ता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा। ऐसा किसी भी महाद्वीप के साथ में नहीं होता है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजर रही हों। इसके साथ ही इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्धों में है। यानी अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में अवस्थित है। सिनई स्थल संधि, सिनई स्थल संधि, इसका नाम याद रखेंगे। सिनई स्थल संधि जो है ये किस किस के बीच में है, एशिया और अफ्रीका के बीच में है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करने का काम करती है और इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। एशिया को अफ्रीका से जोड़ने का काम करती है सिनई स्थल संधि। इसी स्थल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण करके लाल सागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ा गया है। स्वेज नगर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद और लाल सागर के तट पर स्वेज बंदरगाह अवस्थित हैं। तो पोर्ट सईद कहाँ पे है, ये स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर है और स्वेज बंदरगाह कहाँ है, ये लाल सागर के तट पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। इस महाद्वीप को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब जो हमारा प्रश्न था, अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु रास हफून, ये कहाँ पे स्थित है वैसे, अफ्रीका में सोमालिया में स्थित है रास हफून। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु केप वर्दे स्थित एल्मादी पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है, सेनेगल में है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी बिंदु रास हफून, रास हफून कहाँ पे है, सोमालिया में। पश्चिमी बिंदु क्या है, ये एल्मादी पॉइंट है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सेनेगल में। इसका उत्तरी बिंदु क्या है, ये रास बैन सक्का है। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु रास बैन सक्का, ये ट्यूनीसिया में है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो साउदर्न पॉइंट है, ये केप अंगुलहास, जो कि कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में कालाहरी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कालाहरी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, बोत्सवाना में पाया जाता है। इसी वजह से जनरली आपने लिखा देखा होगा कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में कहाँ है, तो बोत्सवाना सबसे पहले नाम उसमें दिया होता है। तो ये भी जानेंगे इसके साथ साथ कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अलावा भी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, पराना नदी है ना, याद रखेंगे पराना नदी। तो इसमें जो और नदियां दे रखी हैं ऑप्शन में, इन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमेजन नदी की बात करते हैं। अमेजन नदी जो है ये अपवाह क्षेत्र यानी बहाव क्षेत्र और जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र के आधार पर पूछें तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई में पूछेंगे तो ये दूसरे स्थान पर आती है। सबसे लंबी कौन सी है, नील नदी है। ठीक है, यहाँ विषुवतीय प्रकार के वन पाए जाते हैं इसके क्षेत्र में, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेलवास के नाम से जानते हैं। और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मडीरा। नीग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है मानोस। ये शहर रबर संग्रहण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये नदी यानी अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकल करके कहाँ पे गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है सर। ठीक है, इसके बाद में मैग्डलेना नदी के बारे में बात करते हैं। ये कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। इसके मुहाने पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये कैरिबियन सागर में गिरती है। पराना नदी आती है, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर के रियो डी ला ला प्लाटा, ठीक है, रियो डी ला प्लाटा में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे अर्जेंटीना का रोजारियो शहर स्थित है। पराना नदी पर ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत इतेपू बांध का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतेपू बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया है, पराना नदी पर किया गया है। और ये जो एतेपू बांध है ये ब्राजील और पराग्वे की कैसी परियोजनाएं संयुक्त मिल करके इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा ये बनाई गई है। इसके बाद में साओ फ्रांसिस्को नदी, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ पे गिरती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान को बोर्डोई चिला कहा जाता है। तो असम में आने वाले स्थानीय तूफान को हम बोलते हैं बोर्डोई चिला। ठीक है, और गर्मियों में जो जनरली अलग अलग जगह पर जो स्थानीय तूफान आते हैं उन सभी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आम्र वर्षा सबसे पहले बात करते हैं, मैंगो शॉवर,
ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते जैसे जैसे गर्मी की ऋतु समाप्त होती है, उसके समाप्त होने से ठीक पहले मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो कि केरल में होती हैं। केरल में बड़ी सामान्य सी परिघटना के रूप में ये जानी जाती है और स्थानीय तौर पर इसे तूफानी जो वर्षा होती है इस प्रकार की, इसको हम आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो आमों की फसल होती है वो तेजी से पकती है। आमों को पकाने में ये सहायक है और इसी वजह से इसको आम्र वर्षा का नाम दे दिया जाता है। कर्नाटक में ये वाली जो बारिश होती है, ये कॉफ़ी वाली जो फसल है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, तो वहाँ पर इसको कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। इसके साथ-साथ चेरी ब्लॉसम भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में आती है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें कहवा के यानी कॉफ़ी के फूल खिलने लगते हैं। इसको फूलों वाली बौछार कहा जाता है, ठीक है? काल बैसाखी, दरअसल में जो हमारा क्वेश्चन था बोर्डोई चिला जहाँ पे जो नाम दिया गया है, ये काल बैसाखी का ही दूसरा नाम है। क्षेत्र के हिसाब से नामों में परिवर्तन हो जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें, जिनको हम क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी इनका नाम जो है क्योंकि ये बहुत तेज और विनाशकारी वर्षा की हवाएं हैं और बहुत तेजी से यहाँ पे बारिश होती है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है कभी-कभी। इस वजह से स्थानीय रूप में इसको काल बैसाखी का नाम दे दिया जाता है। चावल की फसल के लिए ये जो वर्षा होती है ये ठीक रहती है, पवन अच्छी रहती हैं। असम में इन वर्षा के तूफानों को बारदौली चीड़ा या बोरदोई चिला, ठीक है? अलग-अलग किताबों में आपको अलग-अलग तरीके के नाम देखने को मिलेंगे। तो इसको बोरदोई चिला भी कहते हैं, बारदौली चिला भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसको चाय वर्षा भी कहते हैं, टी शॉवर भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं। इसके बाद में लू, लू आप सभी जानते हैं, उत्तर भारत के मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनों को लू कहा जाता है। खास करके दिल्ली और पटना के बीच में इनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 12वां क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। पहला ये है कि अफ्रीका के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में साल भर पर्वतीय वर्षा होती है ना? और दूसरा है विषुवतीय जलवायु प्रदेश से उत्तर व दक्षिण में सवाना जैसी तलवायु जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन सही है, यानी विषुवतीय जलवायु प्रदेश से उत्तर और दक्षिण में देखेंगे तो जो जलवायु होती है वो सवाना जलवायु जैसी जलवायु जो है देखने को मिलती है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट गलत है। तो वो गलत क्यों है यहाँ पर समझते हैं। अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र का विस्तार जो है वो किस किस रेखा के बीच में पड़ता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। अफ्रीका का जो मैक्सिमम क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में है, जिससे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायवीय दशाओं का विकास हुआ है और यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। पूरे साल पर जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पर तेज रहता है। विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया, ये पे कहाँ पे है, ये अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। अफ्रीका के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा होती है, अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेशों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो वर्षा का प्रकार होता है वो संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, जिससे विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ही सघन है, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा वनस्पतियों का जमाव वहाँ पे पाया जाता है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश से उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार की, सवाना भी एक जलवायु का प्रकार है, सवाना प्रकार इसको बोल देते हैं, ठीक है? या सूडान तुल्य जलवायु इसको बोलते हैं। तो विषुवत जलवायु प्रदेश से अगर देखा जाए, विषुवत जलवायु प्रदेश के उत्तर में और विषुवत जलवायु प्रदेश के दक्षिण में जो जलवायु होती है वो सवाना जैसी होती है, सवाना तुल्य जलवायु इसको कहते हैं। यहाँ अधिकांश वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु जो होती है यानी जाड़े जो होते हैं वो शुष्क रहते हैं। सवाना प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में मरुस्थलीय जलवायु स्थितियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है सवाना प्रदेश की, तो सवाना प्रदेश के उत्तर में देखेंगे और दक्षिण में देखेंगे तो जलवायु की परिस्थितियां कैसी हैं, मरुस्थलीय हैं। और इसी वजह से देखेंगे हम सवाना प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में, तो सवाना के उत्तर में सहारा मरुस्थल पड़ता है और सवाना के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है, ठीक है? अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में जो जलवायु मिलती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो जाड़ों में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिकांश वर्षा कहाँ पे होती है, जाड़ों में होती है, शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो होती है यहाँ पर शुष्क रहती है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद में तीसरे स्थान पर आता है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है? उसके बाद में आता है अफ्रीका दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है?
क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के जो महाद्वीप हैं उनका क्रम मैंने यहाँ पर दे रखा है, इस क्रम को याद रखेंगे। सबसे ऊपर जो आता है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद में अंटार्कटिका, इसके बाद में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे दो भागों एंग्लो अमेरिका व मध्य अमेरिका में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये किसके दो भाग हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कनाडा और यूएसए आते हैं, और मध्य अमेरिका के अंतर्गत ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरुस, ये जो देश हैं ये मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। दोनों कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उसके दो भाग हैं, एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका। ठीक है। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश कैसा है? लैंडलॉक नहीं है। स्थलरुद्ध देश यहाँ पे कोई नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में स्थलरुद्ध देशों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मैं बहुत ही शुरुआती जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने जितने भी स्थलरुद्ध देश हैं उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहाँ पे आपको क्लियर करा रखा है इसी सीरीज में। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें नहीं डाली गई हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। उत्तर की ओर साइबेरिया के पूर्वी भाग से ये बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो प्राकृतिक रूप से उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है और राजनीतिक रूप से ये यूरोप के डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा वर्षा हेंडरसन झील जो कि कनाडा में है यहाँ पे होती है। इस महाद्वीप का सबसे जो शुष्क स्थान है वो मैक्सिको का बाटा जेस है। ठीक है। बाटा जेस स्थान जो है ये कहाँ पे पड़ता है? मैक्सिको में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करता है। 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करता है, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है ये उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। आगे यहाँ से आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की आज की जो आपका पूरा कंटेंट था आपको अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा। और जैसा कि मैंने बताया था आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, बस आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। और मैं आपको पूरे दिन परेशान वैसे भी नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत कम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो मेरी वीडियो पे 100, 150, 200 व्यू आ रहे हैं, उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें से भी मुझे पता है मैक्सिमम 10 या 12 लोग होंगे जो पूरी वीडियो देखते हैं, है ना? और 10-12 लोग भी अगर मुझे नहीं पता कैसी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ठीक तरीके से बिल्कुल संयमित होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्होंने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और उसके साथ-साथ सीरियसली इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को एक तरह से एग्ज़ाम होगा तब क्वेश्चंस उनको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुद को जो है एक तरीके से सेफ फ़ील करेंगे कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा है थोड़ा-सा, तो आइडिया लगा पाएँगे, थोड़ा-सा अनुमान लगा पाएँगे, चीज़ों को टैकल कर पाएँगे। ये हाथी रिजर्वों की स्थापना के जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर हाथी रिजर्वों के नाम दे रखे हैं मयूर झरना, अन्नामलाई, इतांकी, शिवालिक। तो उनकी स्थापना के आधार पर इनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहली स्थापना हुई थी आपकी इंतांकी हाथी रिजर्व की, उसके बाद में अन्नामलाई, उसके बाद में स्थापित हुआ शिवालिक और सबसे लास्ट में इन चारों में से मयूर झरना की स्थापना हुई। ठीक है। यहाँ देखते हैं मयूर झरना स्थापित हुआ था आपका अ, हाँ ठीक है, मयूर झरना की स्थापना हुई थी आपकी 2001 में। इंतांकी जो राष्ट्रीय उद्यान था वैसे इसकी स्थापना 1993 में हो चुकी थी। तो 1993 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो ये कि नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था। हाथी रिजर्व इसको कब घोषित किया गया? 2005 में। अन्नामलाई 2003 में हाथी रिजर्व बना और शिवालिक 2002 में हाथी रिजर्व बना। अब हाथियों से जुड़ा हुआ कुछ ज़रूरी जानकारी। 1992 में भारत ने हाथियों और उनके घरों की रक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसको प्रोजेक्ट एलिफेंट कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। 1992 याद रखेंगे। भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं और प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं? हम 12 अगस्त को मनाते हैं। भारत में पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? तो झारखंड में सिंह भूमि हाथी रिजर्व जो था ये भारत का पहला हाथी रिजर्व था। एशियाई हाथियों की 3 प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रा और श्रीलंकाई हाथी। भारत में 28,000 से ज़्यादा हाथी हैं जिनमें से एक चौथाई अकेले
कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटका में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रमुख हाथी रिजर्व हैं उनकी सूची मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। इसको मैं चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले इसका ले लेना, और मैं सिर्फ पढ़ता हुआ चलूँगा, समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व है आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना है। उड़ीसा में कौन-कौन से हैं? उड़ीसा में कई हैं आपके। मयूरभंज उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। संबलपुर हो गया, बैतामी, ठीक है, दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व, ये सब उड़ीसा में है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पर लेमूर हाथी रिजर्व है। इसके अलावा बादलखोल, तमोर पिंगला हाथी रिजर्व जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे है कामेंग हाथी रिजर्व। असम की बात करें तो यहाँ पे सोनितपुर हाथी रिजर्व है। देहेंग पटकाई हाथी रिजर्व हो गया। काजीरंगा कार्बी एंगलोंग हाथी रिजर्व, धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व और चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, ये सभी हाथी रिजर्व जो है ये असम के हैं। एतांकी हाथी रिजर्व जो है ये नागालैंड में है। नीलांबुर हाथी रिजर्व केरला में है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? इसमें कोयम्बटूर हाथी रिजर्व है, नीलगिरी हाथी रिजर्व है, श्रीविल्लीपुथुर हाथी रिजर्व, ये सभी कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। और रायला हाथी रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व की स्थापना सबसे पहले की गई थी? यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व्स के नाम दे रखे हैं, ओरांग, भद्रा, इंद्रावती और बिलिगिरी रंगनाथ हिल्स। चारों में से इंद्रावती टाइगर रिजर्व सबसे पहले स्थापित हुआ था। यहाँ पर देखते हैं टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया वो 1973 में स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई है। अक्टूबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 54 है। और 54th जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है ये 54वां टाइगर रिजर्व है, यानी सबसे नवीन। ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है सर? आपका असम में है, और वर्ष 2016 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, इसको 1982-83 में स्थापित किया गया। भद्रा टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में है, इसको 1998-99 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जो चौथा ऑप्शन था आपका बिलगिरी रंगनाथ हिल्स, ये कर्नाटका में टाइगर रिजर्व है, इसको 2012 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ठीक है। देश में प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं सर? पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अब इनका क्या क्या विशेषता होती है? आरक्षित वन कौन से होते हैं? तो आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनकी निगरानी कौन करती है? सरकार करती है। और भारत का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 53% जो है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है, यानी सबसे ज्यादा इसी प्रकार के वन है। तो आरक्षित जो किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वनों में पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं। आम लोगों का प्रवेश जो है वहाँ पे वर्जित रहता है। पशुओं की चराई जैसी गतिविधियां जो है वहाँ पर मना होती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। इसके बाद में आते हैं संरक्षित वन। ऐसे वन भी सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं, ये भी सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन इनमें उन लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराने की अनुमति होती है। जो स्थानीय वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो संरक्षित क्षेत्रों में जो है ये लकड़ी वगड़ी काटना, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं व्यापार के लिए नहीं, मतलब अपने भोजन वगैरह के लिए, अ, चूल्हे वगैरह के लिए जो लकड़ी वगैरह काटते हैं खाना पकाने के लिए, वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो पशु होते हैं उनको वहाँ पे चरा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर ये परमिशन दी जाती है, बाहर के किसी आदमी को परमिशन नहीं होती है। ठीक है। और देश में जो भी वन क्षेत्र है उसका 29% जो है संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तीसरे स्थान पर आते हैं अवर्गीकृत वन। ये ऐसे वन हैं जहाँ पर पशुओं की चराई, वृक्षों की कटाई जो है वो मना नहीं है। बहुत ज़्यादा बाउंडेशन सरकार का नहीं रहता है। और भारत में जो अवर्गीकृत प्रकार के वन हैं इनका जो क्षेत्र है वो 18% के आसपास है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को कब से कब तक के लिए लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 2031 तक लागू की गई है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को पेश किया गया। यह देश की तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है, जिसकी समयावधि 2017 से 2017 में लागू की गई थी, 2031 की अवधि तक इसको लागू किया गया है। और देश की पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब लागू की गई थी? ये 1983 में लाई गई थी। और दूसरी वाली जो वन्य जीव कार्य योजना थी ये 2002 में। तीनों को याद रखेंगे, पहली 83 में, दूसरी 2002 में, तीसरी 2017 में। इसके बाद में आता है निम्न प्रदूषकों में से कौन से प्राथमिक प्रदूषकों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं इसमें से?
तो इसमें से आते हैं सबसे पहला हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी प्रदूषक हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब क्या होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, ये जानिए। तो प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में विद्यमान नहीं रहते हैं, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक जो हैं वो वायुमंडल में विद्यमान नहीं रहते हैं, ये सीधे किसी सोर्स से निकल करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके लेड हो गया, पीबी, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनी ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और जो पार्टिकुलेट्स वगैरह होते हैं ये हो गए। ये सभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रदूषक कौन से होते हैं? इस श्रेणी के जो प्रदूषक हैं, इस श्रेणी के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी उत्पत्ति दो या दो से ज़्यादा प्रारंभिक प्रदूषकों की आपस में क्रिया के बाद होती है। जैसे कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप जो है इनका निर्माण होता है द्वितीयक प्रदूषकों का। इनके अंतर्गत अम्ल वर्षा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो हैं द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्राथमिक प्रदूषकों की पारस्परिक जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा स्थल जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक स्वस्थानीय, एक बाह्य स्थानीय, ठीक है। इन सीटू और एक्स सीटू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कॉन्सेप्ट है, काफी बार यहाँ से प्रश्न आयोग ने पूछा है। तो कौन सा स्थल जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है? तो स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आते हैं जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, ये सभी जो हैं स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आते हैं, यानी इन सीटू जो पद्धति है, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण की, उसके अंतर्गत आते हैं। एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं आपके जो भी जीन बैंक हैं, चिड़ियाघर हो गए, वानस्पतिक उद्यान हो गए, ये सारे एक्स सीटू पद्धति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसको जानते हैं थोड़ा सा, ये इन सीटू एक्स सीटू क्या है। इन सीटू और एक्स सीटू यानी स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय जो संरक्षण है, जैव विविधता का संरक्षण, इसके ये दो तरीकों के रूप में देखे जाते हैं। इन सीटू संरक्षण क्या होता है? इसमें जो भी लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, उनके जो जीव वगैरह होते हैं, उनको प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। नेचुरल जो इनका आवास होता है, प्राकृतिक आवास है, वो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आ जाते हैं इन सीटू में। एक्स-सी2 में क्या होता है? इसमें लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी अन्य सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। और एक्स-सी2 संरक्षण के उदाहरणों में आते हैं प्राणी उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, ठीक है, नर्सरी, ये सारी चीजें एक्स-सी2 के अंतर्गत आती हैं। 20वां प्रश्न आता है आपका, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा लिस्ट जो होती है, इसका प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी प्रजाति को सामान्यतः जब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 40 साल से ज़्यादा 40 साल से जो है उसको नज़र 40 साल से जो है किसी ने उसको नहीं देखा, वो नज़र नहीं आई हो, तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो समयावधि दे रखी है ये 50 वर्ष की होती है। 50 वर्ष से अगर कोई भी प्रजाति जो है जहाँ पर वो रहती थी, उसका जो भी नेचुरल हैबिटेट था, प्राकृतिक उसका जो आवास था, उसमें उसको अगर 50 सालों से, पिछले 50 सालों से नहीं देखा गया है, तो वो विलुप्त मानी जाती है। 40 वर्ष का इसमें टाइम पीरियड नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी पहला स्टेटमेंट जो है, संकटग्रस्त प्रजातियों की जो रेड डाटा लिस्ट है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन जो है वो सही है। थोड़ा देखते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं हम IUCN, उसके द्वारा किया जाता है। किसी प्रजाति को सामान्यतः तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल से न देखी गई हो, ठीक है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ISFR 2021 यानी वन रिपोर्ट 2021 के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वनावरण परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वनावरण है उत्तर प्रदेश के जिलों में, देखें सबसे ज्यादा आपका सोनभद्र में है, सॉरी सोनगढ़ हो गया है, ये सोनभद्र है। इसके अलावा आपका दूसरे स्थान पर चंदौली है, तीसरे स्थान पर चित्रकूट है, ठीक है। ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं, सबसे ज्यादा सोनभद्र में, दूसरे स्थान पर चंदौली, तीसरे स्थान पर चित्रकूट। और सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, ठीक है, ये तो क्या था, जो भी इनकी कुल भूमि है, सोनभद्र की, चंदौली की, चित्रकूट की, उसकी कुल भूभाग के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वनावरण वाला क्षेत्र है। तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट आप याद रखेंगे। अगर देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर नहीं, कुल भूभाग के आधार पर देखा जाए,
तो भी इसमें सबसे पहले सोनभद्र आता है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान यहाँ से बदल जाएगा। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी आता है वन आवरण के मामले में, और तीसरे स्थान पर मिर्जापुर आता है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। कौन सा कथन सही है? भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में न होकर के कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में अविस्तृत है, ये दूसरा कथन यहाँ से सही हो जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित है, ये बता रहे हैं। असम में नहीं है, ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। और 29 जुलाई को राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि 29 जुलाई को सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेंगे। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और इसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है उसका। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कथन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, और कारण दे रखा है वे पर्णहरिम की उपस्थिति में ऑक्सीजन और जल के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहला कथन है ये सही है, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किसके रूप में? विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। कारण इसका गलत है, क्योंकि पर्णहरिम की उपस्थिति में ऑक्सीजन और जल के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे क्या होता है? पौधे CO2 का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन तो वो रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। पर्णहरिम यानी जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल, ठीक है, H2O, इसके द्वारा भोजन और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो पहला कथन सत्य है, कारण गलत है। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये कंगारू चूहा होता है, ये सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। जिसका कारण है कि ये जो उत्सर्जित करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं करता, सॉलिड फॉर्म में करता है। ठोस मूत्र का उत्सर्जन इसके द्वारा किया जाता है, और उसमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी उसका जो वृक्क होते हैं उनकी विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण ऐसा जो है होता है, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में करेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है बिना पानी के नहीं रह पाएगा। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा जो ऐसा तत्व है जो पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्बन जो है ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में नहीं जाना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। ये पौधों में विभिन्न प्रकार की जो जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वे हैं आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और निकल। ठीक है, ये सारे जो नाम दे रखे हैं तत्वों के, ये पौधों के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कार्बन सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, वृहत या बड़े पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं कि प्राथमिक या वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए, प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं इनकी ज़रूरत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। ठीक है, NPK उर्वरक के रूप में भी हम फसलों में देते हैं, तो ये NPK के नाम से इनको जानते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं इनकी ज़रूरत जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनके मुकाबले कम होती है, और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैसे एक तरह से प्राथमिक उत्पादक हो गए, जैसे कोई फसल वगैरह है, घास वगैरह है, इसको जो खा रहा है पहला वाला, ठीक है, जैसे बकरी जो है घास खा रही है, तो बकरी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी रूप से जो है चीज़ों को अपने भोजन के रूप में कंज्यूम कर रही है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, ये गलत है, क्योंकि ये न्यूनतम रूप से आश्रित नहीं है, ये काफ़ी बड़े लेवल पर जो है इनकी आश्रितता यहाँ पे रहती है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादकों से संख्या में कम होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये स्टेटमेंट सही है, और द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये भी जो है यहाँ से गलत हो जाता है आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन के रूप में देखा जाता है, बाकी ये जो है
इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन हैं। तो इनको समझते हैं पादप हार्मोनों को, और ये सारे जो हार्मोन अन्य दे रखे हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इनके बारे में भी जानते हैं। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंच करके वृद्धि और अनेक जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं और उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो पादपों के जो प्रमुख हार्मोन हैं उनके नाम हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये प्रमुख 6 पादप हार्मोनों के नाम हैं। ठीक है। अ, वैसे मैंने आपको साइंस की सीरीज़ भी चला रखी थी। बीच में मेरे साथ में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया था। मतलब थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, इस वजह से उसे मुझे भी बीच में रोकना पड़ा था, और उसमें मैंने आपको फ़िज़िक्स तो मतलब पूरी कंप्लीट करा ही दी है। फिजिक्स को मैंने मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में पूरी सीरीज मैंने कराई है। फिजिक्स चैनल पर कंप्लीट है। फिजिक्स के बाद में मैं बायो करा रहा था, तब बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरे हेल्थ को लेकर के हुआ था, तो बीच में मैं 2 महीने गायब रहा था, आपको पता है। उसके बारे में मैंने आपको सूचना भी दी थी। तो वहाँ पर जो है ये चैप्टर ही आने वाला था, इसके नोट्स बने हुए रखे हैं, ये जो पादप हार्मोन और वगैरह जो था। तो जल्दी ही मतलब उसको भी हम ट्रैक पे लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी ही मैं वो स्टार्ट करूँगा, जो चीज़ें जहाँ पे छूटी थी बीच में, अभी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक था तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो बीच में जो चीज़ें छूटी थी, जो भी सब्जेक्ट मैं करा रहा था आपको, वो धीरे-धीरे उनको मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश करूँगा। धीरे-धीरे उसको करेंगे। किसी को साइंस अगर देखना है, फिज़िक्स वगैरह का, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चंस वगैरह बहुत कम लेके आता हूँ, ख़ास करके एग्ज़ाम के टाइम पर ही मैं क्वेश्चंस वगैरह ये सारे देता हूँ आपको। नहीं तो वैसे जिस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, तो जो भी सब्जेक्ट हैं, उनको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, और धीरे-धीरे आने वाले समय में जितनी भी सब्जेक्ट हैं फुल सिलेबस, ये जो है इस चैनल पर मिलेंगे। ये इकलौता चैनल ऐसा मैं बनाऊँगा जिस पर सारी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ में फ्री जो है आपको मिलेंगी, ठीक है? और अब की बार जो नेक्स्ट जो यूपी पीसीएस आ रहा है उसके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। देखेंगे कुछ क्रांति, जैसा कि मैंने एक चैनल का नाम रखा है द रिवॉल्यूशन, तो कुछ क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते रहिए, जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। देखते हैं आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा। तो साइटोकाइनिन के बारे में बात कर रहे थे। साइटोकाइनिन जो है ये पौधे के हार्मोन का ही एक वर्ग है, और इसका प्रमुख कार्य है जो कोशिका होती है, कोशिका का जो विभाजन होता है उसको ये प्रमोट करता है। ये हार्मोन यानी साइटोकाइनिन जो है ये पौधों की जड़ों और अंकुर जो होते हैं उसमें पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जो पिस्ता और सेब के बाग होते हैं उसमें ज़्यादा फल पैदा करने के लिए इस हार्मोन का यूज़ करते हैं। सूखे के दौरान कपास की फसल बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये अग्नाशय जो होता है उसकी लैंगर हिंस द्वीप की बीटा जो सेल्स होती हैं उनसे ये निकलता है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है, और इसका प्रमुख काम है जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है उसको कंट्रोल करना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, याद रखेंगे कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, ये याद रखेंगे। इंसुलिन में जिंक होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में जिंक होती है। इंसुलिन को क्रिस्टलीय हेक्सामर के रूप में भी संग्रहित कर सकते हैं। इसे पहली बार साल 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने निकाला था। और इंसुलिन की कमी अगर होती है बॉडी में तो इसकी वजह से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। दूसरा हार्मोन दे रखा था ऑप्शन में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारी, एडिनल ग्लैंड्स होती है, अंडाशय और वसायुक्त ऊतक में उत्पादित महिला सेक्स हार्मोन के रूप में इसको हम देखते हैं एस्ट्रोजन को, जो मुख्य रूप से यौवनावस्था के टाइम पर स्तनों के विकास में, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मानसिक धर्म होता है, उसके दौरान गर्भाशय का जो अस्तर होता है उसके विकास के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन प्रमुख रूप से। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को और अन्य जो प्रजनन अंग होते हैं उनको तैयार करने का काम करता है। ये मासिक चक्र, जघन और अंडर आर्म बालों के विकास को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ में ये कोऑपरेट करके, सहयोग करके जो हड्डियों की ताकत होती है उसको बनाए रखता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। थायरॉक्सिन इसके बाद में आता है। ये थायराइड ग्रंथि का महत्वपूर्ण थायराइड ग्रंथि के अंदर से निकलने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। और ये थायराइड ग्रंथि जो होते हैं 3 हार्मोन पैदा करती है। ठीक है, तो इसमें से एक होता है आपका ट्राई आयोडो थायरोनिन, इसको T3 कहते हैं। एक थायरॉक्सिन होता है जिसके बारे में ऑप्शन में दे रखा था। थायरॉक्सिन को टेट्रायोडो थायरोनिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको T4 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हार्मोन है। एक हो गया आपका T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन,
और T4 यानी थायरॉक्सिन, और तीसरा है आपका कैल्सिटोनिन। ये 3 तरीके के हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है। एक शारीरिक स्थिति है जिसको बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड। ये तब होता है जब आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है हार्मोन थायरोक्सिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो इससे ये स्थिति पैदा हो जाती है जिसको ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बहुत तेज कर सकता है, जिससे अनजाने में आपका वजन कम हो सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र है CH3NCO। ठीक है, और मिथाइल आइसोसाइनेट इसको MIC भी कहते हैं, है ना, MIC भी कहते हैं। ये MIC का रिसाव हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 के आसपास। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो है इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जिसका उपयोग कार्बामेट कीटनाशक बनाने में किया जाता है। ठीक है, किस तरीके के कीटनाशक? जैसे कार्बेरिल, कार्बोफ्यूरॉन, मिथोमाइल और अल्डी कार्ब, ये सभी कीटनाशकों के प्रकार हैं। ऐसे कीटनाशक बनाने में MIC का यूज होता है। रबर और गोंद के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। आइसोसाइनाटोमेथिन, मिथाइल कार्बोलाइन और MIC, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। यानी मिथाइल आइसोसाइनेट इसको बोल दीजिए, मिथाइल कार्बोलाइन इसको बोल दीजिए, MIC इसको बोल दीजिए, इसके साथ साथ आइसोसाइनाटोमेथिन इसको बोल दीजिए, ये सभी एक ही शब्द हैं। और अभी मैंने बताया था भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया कीटनाशक संयंत्र में 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीक हो गई थी, जिससे काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का जो रोग बन जाता है उसको कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, उसको आर पार कुछ भी नहीं दिखता है। बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, चाहे ग्लूकोमा हो, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, ये सभी आंख से संबंधित स्थितियाँ हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें दे रखी हैं वन बाई वन समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसको हम मायोपिया भी कहते हैं, अदूरदर्शिता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? निकट वाले में निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होने की वजह से आंख का जो दूर बिंदु है सामान्य से कम दूरी पर हो जाता है, और इस स्थिति को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का यूज किया जाता है चश्मे वगैरह में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी इसको कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती हैं, पास की वस्तुएं व्यक्ति नहीं देख पाता है, धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें आंख का जो दूर बिंदु होता है सामान्य से ज्यादा दूरी पर हो जाता है, और इस तरह के रोग को दूर करने के लिए जो भी स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ग्लूकोमा आता है इसके बाद में। ये आंख की एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्टिक तंत्रिका जो होती है आंख की, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। आंखों में जब दबाव बढ़ता है तो दबाव के कारण ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। यदि इसका समय पर उपचार न कराया जाए, अनउपचारित छोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल एक स्थायी अंधापन जो है इसकी वजह से उत्पन्न हो सकता है, यानी व्यक्ति पूरी तरीके से क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। 30वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला है पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने करी थी। दूसरा, पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है। और तीसरा, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। तो बिल्कुल सही है कि पोलियो के टीके को जॉन सॉल्क ने खोजा था। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, लेकिन पोलियो जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, ये एक वायरस जनित बीमारी है। पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के 3 अलग अलग उपभेद हैं। जो पोलियो का वायरस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 भागों में उसको बांटा जाता है। वाइल्ड पोलियो वायरस 1, ऐसे ही वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस 3। ये 3 तरीके के इसके वायरस होते हैं। ये जो वायरस होते हैं मुख्य रूप से मलाशय के माध्यम से या मुख के माध्यम से, दूषित पानी के माध्यम से या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में जब तेजी से बढ़ोतरी होती है तो वहाँ से ये क्या करता है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उस पर आक्रमण कर सकता है, जिसके कारण पक्षाघात हो सकता है, यानी पैरालाइजिस की कंडीशन जो है वो बन सकती है। इसके टीकाकरण की बात करें तो ये एक ओरल पोलियो वैक्सीन इसमें दी जाती है। ये संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दे दी जाती है, यानी जब भी
बच्चे का जन्म होता है तो उसके टाइम पर ही उसको पोलियो की जो खुराक है, वैक्सीन है, वो दे दी जाती है। उसके बाद में प्राथमिक खुराक जो होती है वो 6, 10 और 14 सप्ताह में, और एक बूस्टर जो खुराक होती है वो 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी इसमें दी जाती है। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत डीपीटी, यानी जो 3 तरह के टीके होते हैं हमारे, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए जो टीके लगते हैं, उसकी जब तीसरी खुराक दी जाती है, उसके साथ में एक अतिरिक्त खुराक जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की दे दी जाती है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 या पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था। एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसके बाद में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को यहाँ पे देखते हैं। इसे वर्ष 1985 में प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में संशोधन के साथ में स्टार्ट किया गया था। 31वां प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? जो भी हम घरों में किचन में नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं ना, उसी को न चिपकने वाली कड़ाही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसको उसको बनाने में किस प्रकार के पॉलीमर का यूज होता है, किस प्रकार की बहुलक का यूज होता है? टेफलॉन उसमें यूज होता है। ठीक है, आपको पूछा जाए कि टेफलॉन किसका बहुलक है, ये ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है। चाहे नियोप्रिन हो, चाहे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो, या गट्टा पर्चा, ये सारी चीज़ें आगे इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो टेफलॉन जो होता है, टेफलॉन ये किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर? ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी जिसको कहते हैं, ये जो है कई अनुप्रयोगों के साथ में व्यापक रूप से जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली प्लास्टिक होती है ना, पीवीसी, उसमें जो है इसका यूज होता है। नियोप्रिन को हम बोल सकते हैं, ये एक प्रकार की कृत्रिम रबर होती है। ठीक है, संश्लेषित रबर होती है, और ये क्लोरोप्लीन के बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। नियोप्रिन की रासायनिक जो स्थायित्व होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये अधिक ताप का परिवर्तन होने पर भी फ्लेक्सिबल बना रहता है, लचीला बना रहता है नियोप्रिन। ठीक है, गट्टा पर्चा, ये क्या है? ये दांतों के जो रूट कैनाल होते हैं, दांत में ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्गों को, बूढ़े बड़े लोगों को, जो कि दांत में कोई मसाला भरवाने जा रहे हैं ना, दांत जब अंदर से खोखले हो जाते हैं, रूट कैनाल कैनाल जो होती है दांत की वो खोखली हो जाती है, तो उसको भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है गट्टा पर्चा का। एक प्रकार का ये प्लास्टिक पदार्थ होता है। ये मलेशिया, दक्षिणी प्रशांत और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के लेटेक्स से बनता है। उनका जो गोंद होता है पेड़ों का, उनमें से एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को सुखा करके इसको बनाया जाता है। इसमें से सबसे प्रमुख पेड़ हैं जिनसे ये निकलता है, पैलाक्वियम ओब्लो गिफोलिया, अरे बड़े अजीब नाम है यार, पैलाक्वियम ओब्लो गिफोलिया और पैलाक्वियम गुट्टा, इनसे जो है ये गट्टा पर्चा निकलता है। ये रबड़ जैसा दिखता है, लेकिन इसमें रबर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लोच नहीं होती। गर्म करने पर ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, और कमरे के तापमान पर ये कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। रासायनिक रूप से क्या है, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये पॉलीटर्पीन है, जो आइसोप्रीन या पॉली आइसोप्रीन का एक बहुलक माना जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है, यानी 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो साउंड होगी उसको कान बहुत इजीली और स्पष्टता से सुन सकता है, ये कहने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। दूसरा है कि मनुष्य की आंख जो है वो लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि मनुष्य की आंख जो है हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, ये भी सही है। और दृष्टि की यानी देखने की जो दृढ़ता होती है वो 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से नीचे जानते हैं। ठीक है, तो सर जो मानव का कान होता है वो 1000 से 4000 हर्ट्ज की जो भी आवृत्तियों की ध्वनि होती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहता है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील होने का मतलब क्या है कि 1000 हर्ट्ज से लेकर के 4000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो ध्वनि है, उसको सुनने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। दिमाग नहीं लगाना पड़ता, प्रेशर नहीं लेना पड़ता कि क्या कह रहा है कोई सामने वाला, जो स्पष्ट सुनाई देता है, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सुनाई देता है ना? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, और सबसे आसानी से पता लगा देता है हमारा कान, इतने हर्ट्ज आवृत्ति की अगर कोई ध्वनि है तो उसके। ठीक है? कम से कम सामान्य युवा कानों के लिए ध्वनि की पूरी अगर जो श्रव्य सीमा है, सुनने की जो भी रेंज है, उसको अगर देखेंगे तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि हम मिनिमम 20 हर्ट्ज की ध्वनि को और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है? इसका जो बिल्कुल लोअर पॉइंट है इसका 20 हर्ट्ज है, और बिल्कुल मैक्सिमम अगर आवृत्ति देखी जाए तो 20,000 हर्ट्ज है। तो हमारी जो श्रव्यता का परिसर होता है, रेंज होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसके लिए होता है।
अब यहाँ से एक और चीज़ बन जाती है कि 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसको हम अपश्रव्य तरंगें कहते हैं, ठीक है? और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनको हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, ठीक है? ये याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगें, और जो तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है उनको हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, ठीक है? सामान्य प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में आँख जो होती है वो हरे रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, जो कि हमारे प्रश्न में स्टेटमेंट दे रखा था लाल रंग वाला, तो वो गलत था इसी वजह से। हमारे द्वारा सुनी जाने वाली कोई भी ध्वनि मस्तिष्क में 1 सेकंड के, ठीक है, 1 सेकंड 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक बनी रहती है। यानी 1 सेकंड जितना समयावधि होती है उसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए जाएँ, उसके 10 हिस्से कर दिए जाएँ, तो उसमें से एक जो हिस्सा है, इतनी अवधि के लिए कोई भी ध्वनि मस्तिष्क में बनी रहती है। इसी को बोलते हैं सुनने की दृढ़ता, श्रवण दृढ़ता, ठीक है? ऐसे ही देखने की दृढ़ता होती है, ठीक है? तो सामान्य मानव आँख जो है वो दृष्टि की दृढ़ता उसकी 1/16 सेकंड है। सेकंड का 16वां हिस्सा, सेकंड को 16 भागों में बाँट दिया जाए बराबर-बराबर, तो 16वां जो हिस्सा होगा, इतने देर के लिए जो मानव की आँख है वो कोई भी छवि है या कोई भी इमेज है उसको स्पष्ट तरीके से देख सकती है। दृष्टि की दृढ़ता ऑप्टिकल घटना है, प्रकाशीय घटना है, जहाँ पर दृष्टि का भ्रम पैदा होता है। गति का, यानी जो सॉरी दृष्टि नहीं, गति का भ्रम पैदा होता है। गति कैसी? जो इमेजेस चलती हैं दिमाग में उनकी गति का एक भ्रम पैदा होता है। मस्तिष्क में कई स्थिर छवियों को एक छवि के रूप में व्याख्या करने की एक इसकी कैपेसिटी होती है। जैसे आपने एकदम से बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी आपने इमेजेस देखी। इमेजेस का मतलब है बहुत सारे दृश्य जो आपके आस-पास हों, वो आपने देखे। तो मस्तिष्क जो आपको दिखाता है उसकी जो एक तरह से आपको दिखाने की उसकी जो प्रोसेस रहती है वो कई सारी छवियों को एक छवि के रूप में मोल्ड करते हुए आपको उन चीज़ों को दिखाता है। मानव की आंख और मस्तिष्क प्रति सेकंड केवल 12 अलग-अलग जो इमेजेस होती हैं, 12 अलग-अलग छवियां होती हैं, उनको संसाधित कर सकते हैं। एक छवि को 1 सेकंड के 1/16 हिस्से के लिए बनाए रख सकते हैं। यानी ये आंख, मनुष्य की आंख और मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हर सेकंड में 12 अलग-अलग प्रकार की अगर इमेजेस हैं तो उनको वो प्रोसेस कर सकता है। 1 सेकंड में 12 इमेज अगर दिखा दी गई, 12 अलग-अलग इमेज, तो उनको प्रोसेस कर लेगा। वो लगभग उनको उसकी मेमोरी में ये चीज़ रहेगी कि 12 इमेजेस किस-किस टाइप की थी। इससे ज़्यादा होगी तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? और एक छवि जो होगी उसमें से एक छवि को हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड है। तो जो 12 अलग-अलग छवियाँ हैं, उनमें से प्रत्येक को वो सेकंड के 16वें हिस्से के लिए जो है वो बना करके रख सकता है। आपको महसूस करवा सकता है, आपको दिखा सकता है। आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिजिक्स मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, और जितने भी टॉपिक हैं उसमें जहाँ-जहाँ से आयोग प्रश्न पूछता है, जिस-जिस तरह के प्रश्न पूछता है वो पूरे मैंने बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में वहाँ पर कराए हुए हैं। देख लेना अगर किसी को देखना हो तो। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी फिजिक्स से ही पूछे गए थे। तो श्यानता होता क्या है? ये तरल का एक गुण होता है, तरल पदार्थ जो भी होते हैं, उनका एक गुण होता है जिसके आधार पर तरल की जो अलग-अलग लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्षिक गति होती है, उसका विरोध करने का प्रयास करता है, और उस पदार्थ के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता तेजी से घटती है। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तापमान बढ़ने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घटती है। द्रवों में श्यानता का घटना-बढ़ना और गैसों में श्यानता का घटना-बढ़ना जो होता है वो अलग-अलग होता है। तापमान के आधार पर अलग-अलग तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है? द्रव में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? द्रव में श्यानता कैसे आती है? उसका मुख्य रीज़न है जो द्रव के अणु होते हैं अलग-अलग लेयर में, उनके बीच में टकराव होता है, संघट्ट होता है, ठीक है? विशेष रूप से तापमान बढ़ने के साथ में तरल पदार्थ जो होते हैं वो कम चिपचिपे हो जाते हैं, जबकि गैसें बढ़ी हुई श्यानता प्रदर्शित करती हैं। इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि तापमान बढ़ाया जाएगा तो तरल की श्यानता कम हो जाती है, और तापमान बढ़ने के साथ में गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है? रक्त की तुलना में रक्त जो है जल की तुलना में ज़्यादा श्यान होता है, यानी रक्त की श्यानता जल की तुलना में अधिक होती है, ज़्यादा होती है। श्यानता का जो एसआई यूनिट है उसका नाम है पॉइज़। पॉइज़ नहीं, इसको इस तरीके से लिखते हैं पॉइज़, ठीक है? श्यानता का मात्रक है ये, श्यानता का एसआई मात्रक है पॉइज़। इसका नाम वैज्ञानिक जीन लुइस पॉइज़विल के नाम पर रखा गया है।
सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कुछ यंत्रों के नाम दे रखे हैं जो पहले से ही मैंने मैच कर रखे हैं। पॉलीग्राफ का यूज करते हैं झूठ का पता लगाने में। गाइगर काउंटर ये रेडियो एक्टिविटी के मापन में यूज होता है। कार्डियोग्राम हृदय गति का मापन किया जाता है इसके द्वारा। और गायरोस्कोप से अभिविन्यास और कोणीय वेग जो होता है एंगुलर वेलोसिटी उसका मापन किया जाता है। क्रायोजेनिक ताप से क्या मतलब है आपका? क्रायोजेनिक ताप वे ताप हैं जो -150 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस के से कम का जो तापमान होता है उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअल ये 153 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। क्रायोजेनिक्स को -153 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान के रूप में हम देखते हैं। यह बेहद कम तापमान होता है जहां हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वायु जैसी सामान्य गैसें भी अपनी तरल अवस्था में पहुंच जाती हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आप देखेंगे हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, लेकिन इन गैसों को जब कौन से टेम्परेचर पे ले जाएंगे हम -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर अगर देखेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगी? लिक्विड बन जाएंगी। क्रायोजेनिक्स आमतौर पर क्रायोजेनिक तरल पदार्थ के रूप में हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग करता है जो किसी पदार्थ को ठंडा रखने का काम करता है। नाइट्रोजन का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस और हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -269 डिग्री सेल्सियस होता है। इन तापमानों के नीचे ये जो चीज़ें होती हैं नाइट्रोजन और हीलियम ये कैसी हो जाती हैं? लिक्विड बन जाती हैं, तरल बन जाती हैं। क्रायोजेनिक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को गैसीय फॉर्म में रॉकेट ईंधन में यूज नहीं करते, इसको तरल के रूप में वहाँ पे हम यूज करते हैं। यानी इसको क्रायोजेनिक के रूप में इसके टेम्परेचर को लो करके इसको लिक्विड फॉर्म में बना करके फिर रॉकेट ईंधन में इसका यूज होता है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे अच्छे रॉकेट ईंधन के रूप में देखा जाता है। इसका उपयोग केवल तरल पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसे क्रायोजेनिक रूप से ठंडा करने की आवश्यकता होती है। किसी उपचार में उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई जो होती है, एमआरआई की जांच वगैरह होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं। तो एमआरआई जो उपकरण होता है अपने चुंबकों के प्रशीतन के लिए, उनको ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रायोजेनिक लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवनों द्वारा उत्पन्न तरंगों को प्रगामी तरंग कहते हैं और प्रगामी तरंगें एक प्रकार की दोलनी तरंगें हैं। तो दोनों ही कथन जो है ये सही है यहाँ से। जर्मन सिल्वर जो एक अलॉय है, मिश्र धातु है, ये किस किस के मिश्रण से बनती है? तो इसमें तांबा, निकेल और जिंक होता है। तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक इनको मिला करके जर्मन सिल्वर बनती है। इसी तरह की कुछ अन्य मिश्र धातुएं, कुछ अलॉय यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, ये किस किस का मिश्रण होते हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। पीतल जो होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है, बर्तन वर्तन बनाने में जनरली इसका यूज होता है। तांबा जो होता है ये तांबे और टिन, तांबा नहीं है यहाँ पे, सॉरी, इसको कांसा कर लेना, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। कांसा जो होता है, कांस्य जो होता है, ये तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है। कॉपर और टिन से मिला करके कांसा बनता है और इसका उपयोग सिक्के, घंटियां और बर्तन बनाने में किया जाता है। सोल्डर जो है, टांका इसको बोलते हैं, ठीक है, टांका, सोल्डर। सोल्डर जो होता है ये सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, सीसा और टिन के मिलाने से ये बनता है। इसका उपयोग सोल्डरिंग यानी विद्युत के जो तार होते हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ठीक है। लोहा, क्रोमियम, निकल, कार्बन इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है, आप सभी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन वगैरह, सर्जिकल जो उपकरण होते हैं, शल्य क्रिया के जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में भी स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कार्बन फाइबर जो होते हैं इसका यूज वायुयान में होता है। बोरिक एसिड का यूज एंटीसेप्टिक्स के निर्माण में होता है। सिलिकॉन कार्बाइड ये प्रशीतक के रूप में यूज नहीं की जाती है, ठीक है। बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको अग्निशामक यंत्रों में यूज करते हैं। 39 क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है, फेरोमोन्स जो होते हैं ये कीटों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और बैसिलस थुरिजिएंस ये एक जीवाणु का नाम है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। फेरोमोन्स जो है ये कीट उत्सर्जित करते हैं इसको, और ये जो है एक जीवाणु का नाम है।
अब ये जो इसमें से सबसे प्रमुख चीज़ है कि फेरोमोन्स क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। कीट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, अपने साथी और अन्य चीज़ों को ज़्यादातर गंध के माध्यम से या एक विशिष्ट प्रकार के स्राव के रूप में ढूँढते हैं और इसी स्राव को हम फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक है? एक प्रकार की गंध होती है, इसको हम फेरोमोन्स यहाँ पे नाम दे रहे हैं। ये एक प्रकार की क्या है, स्मेल है, गंध है। फेरोमोन का उपयोग उसी प्रजाति के जानवरों के साथ संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। यानी किसी एक विशेष प्रजाति का जो कीट है, वो अपनी ही प्रजाति के दूसरे कीट से कम्युनिकेशन करने के लिए भी फेरोमोन्स यानी एक प्रकार की गंध का इस्तेमाल करता है। और बैसिलस थुरिएंजेंसिस जो नामक बैक्टीरिया है, ये एक एरोबिक ग्राम पॉजिटिव और बीजाणु रूप का बैक्टीरिया होता है। इसे आमतौर पर बीटी जीवाणु के नाम से जाना जाता है, ठीक है? संक्षेप में इसको बीटी कहते हैं। ये मिट्टी, पानी, कीटों के मल, कीट पौधों की सतहों आदि में पाया जाता है। तितली, कैटरपिलर के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसे व्यापक रूप से जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कैटरपिलर पौधों पर छिड़के गए बीजाणुओं को खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और आज का सेशन, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस आज थोड़े से क्रिटिकल रखे थे मैंने और उनके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से लंबे थे, तो उनको समझाने में थोड़ा सा समय हुआ। बाकी आपको पता है कि हम फिजूल की बातें बहुत कम करते हैं, केवल ये बोलने ही बोलने में। तो लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे का वीडियो हो चुका होगा। 2 घंटे का नहीं हुआ, लगभग 1 घंटा 35 मिनट का है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस 1 घंटे 35 मिनट के वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है कि आप चेक करके बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं। तो कोई भी चैनल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 1.5 घंटे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, है ना? अगर इतनी इन्फॉर्मेशन फ्री में अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कोई देने लगेगा तो मतलब कोचिंग्स बंद हो जाएंगी, ये समझ लीजिएगा। तो कोई भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके पेड कोर्सेज में होती हैं। और मैं हमेशा मैं आपसे कहता चला आया हूँ, आप लोग पीडीएफ ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ का मैंने इसी वजह से प्राइस रख रखा है। तो अगर पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है, तो जिन लोगों में से भी आप में से जिन लोगों ने भी पीडीएफ को बाई किया है, उनसे मैंने सबसे पहले एक ही बात कही होगी। जिसने भी ली है वो कमेंट कर सकता है नीचे, सबको पता चले, जिससे कि मैंने हमेशा बाई करने से पहले एक बात की होगी, सबसे पहले कंटेंट देखिए, उससे सेटिस्फाई हो जाइए। आप अगर पूरी तरीके से आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं चीज़ों से, तभी आप जो है ये पीडीएफ बाई करें। और बाकी अगर आप वीडियो देख के भी रिवीजन कर सकते हैं तो पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि वीडियो में और पीडीएफ में कोई अलग चीज़ नहीं है ना? बस पीडीएफ से बस आपको एक थोड़ा-सा फ़ायदा ये हो जाएगा कि वीडियो देखना पड़ेगा पूरा आपको, मतलब रिवीजन के लिए। वीडियो तो पीडीएफ ली है तब भी आपको देखना है, नहीं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, ये आप भी जानते हैं। तो वीडियो तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन अगर वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ा-सा रिवीजन करना है कि क्या पढ़ा था, तो उसको पीडीएफ के माध्यम से आप 15 मिनट में आप उसको कवर कर सकते हैं। वीडियो से ऐसा नहीं हो पाएगा, वीडियो आपको फिर पूरा ही देखना पड़ेगा। उसको स्पीड में भी देखेंगे तब भी आपको 1 घंटा कम से कम लग ही जाएगा देखने में, है ना? तो पीडीएफ का मतलब इतना ही है कि आपको रिवीजन में थोड़ी हेल्प मिले। और प्राइस इसीलिए रखा जाता है यार, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। 4 से 5 घंटे में ये अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस और इनकी एक्सप्लेनेशन तैयार होती है। अगर इसको ऐसे ही दे दिया जाएगा तो फिर लोग वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर दुःख होता है। अच्छा नहीं लगता है थोड़ा-सा, किसी चीज़ पर 4-5 घंटे 1 घंटे की वीडियो पर खर्च करे गए हैं, 4-5 घंटे की मेहनत उस 1 घंटे की वीडियो में लगी है, उस एक पीडीएफ को बनाने में लगी है, उसकी लोग कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक प्राइस रखा है। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल रखा है मैंने। आपको पता है कि 3 महीने तक ये सारी पीडीएफ चलेंगी, 3 महीने तक ये पूरी सीरीज़ चलेगी और 3 महीने में अगर इसका प्राइस आप निकालें तो ₹100 1 महीने का, है ना? और आप देखें तो लगभग, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ₹3 से भी कम आपको एक पीडीएफ पड़ेगी। मतलब जब तक मैं इसको चलाऊँगा तो इसका एक एवरेज प्राइस निकालूँ मैं पर पीडीएफ कितने रुपए की आपको पड़ रही है, तो लगभग ₹3 की, जो कि मुझे लगता है कि इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता, है ना? यही चीज़ अगर किसी तथाकथित बड़ी और जो भी रिनोन्ड कोचिंग सेंटर्स हैं उनके द्वारा दी जा रही होती, तो लोग 5,000 में भी, 4,000 में भी, 2,000 में भी इसको आराम से और बड़ी खुशी-खुशी खरीद लेते और पढ़ते भी नहीं। वो उनके जो भी ऐप होता है उसी में पड़ी रहती और उसको खोल के भी नहीं देखता कोई, है ना? तो ये फ़र्क होता है थोड़ा-सा। तो चलो ठीक है, जैसा भी है वैसा चलता रहेगा, अपना अपना काम है। मैंने जैसा कि आपसे कहा है, एग्ज़ाम तक मैं पूरी चीज़ें लेकर के जाऊँगा। आज मंडे है, ट्यूसडे से, कल से कल थोड़ा-सा लेट आपको वीडियो मिलेगा। कल हिंदी का भी वीडियो क्योंकि आपको देना है, जैसा कि मैंने कहा है, ट्यूसडे से, कल से आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। सबसे पहले हिंदी को मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी को मैं जो आपके 6 टॉपिक हैं प्रीलिम्स के, उन 6 टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो आपको दूँगा। और
6 टॉपिक्स पर पूरा क्लियर करने के बाद में आप छोटे 6 टॉपिक्स पर जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, उसका भी ऐसा नहीं है कि आप किताब वगैरह आपके पास होंगी, तो जैसे मान कर के चलिए कि पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, है ना? तत्सम तद्भव हैं, तो एक-एक में 2-2 हज़ार 15-1500 के आसपास टर्म्स दे रखे हैं। तो इतने नहीं कराऊँगा मैं, बिल्कुल लिमिटेड कराऊँगा ताकि आप पढ़ सकें। कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी परीक्षाएँ दी हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैंने भी पेपर्स दिए हैं, मैंने भी चीज़ें पढ़ी हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ें कर दी जाती हैं, 5000 6000 वर्ड अगर आपको दे दिए गए और उनको रटो, तो यार वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, बाकी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। हिंदी की गारंटी मैं इतनी ले सकता हूँ कि आपको मतलब आपका जो टारगेट होगा वो अचीव हो जाएगा, इनसे ही हो जाएगा। जो मैं कराऊँगा उससे ही हो जाएगा। यानी 6 टॉपिक के जो सेपरेट नोट्स यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊँगा, वो देख लीजिए और उसके बाद में मैं फुल टेस्ट कराऊँगा हिंदी के, ठीक है? बाकी यानी जैसे ही अपने 6 टॉपिक खत्म होंगे, उसके बाद में हम हिंदी के जो भी 6 टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, 60 क्वेश्चन्स रहते हैं, उन 60 क्वेश्चन्स का एक अ, टेस्ट समझ लीजिए, टेस्ट उसको समझ लीजिए, या फिर जिस तरीके से ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, प्रश्न, उत्तर, ऑप्शन और ऑप्शन के आसपास की जो चीज़ें हैं वो। तो अगर इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आराम से आपकी हिंदी कवर होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, है ना? रिकॉर्ड कर लेना जो मैं कह रहा हूँ उसको, अगर नहीं आए तो आप कुछ भी लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और इसको शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, ताकि थोड़ा-सा व्यूज़ दिखेगा, तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी इसी तरीके से काम करता है, जब तक वीडियो पे लाइक नहीं होते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ हो, जब तक उस पे लाइक नहीं होंगे, वो शेयर नहीं होगा 10-20 जगह पे, या उसकी जो वॉच ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी, तब तक वो रिकमेंड नहीं करता है लोगों को। इसी वजह से बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी देखे हैं पर्सनली, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट है उसे यूट्यूब जो है वो आगे रिकमेंड नहीं कर रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि उस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं और उनका नाम नहीं है, उनको नाम से कोई नहीं जानता है, वरना गुमनाम आदमी है हमारी तरह। तो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करेगा, तो आप लोग थोड़ा-सा उस पे लाइक वगैरह करेंगे, उसको शेयर करेंगे और कमेंट में जो है कम से कम एक कमेंट कर दिए, कुछ भी जैसा हो, पॉजिटिव, नेगेटिव जैसा भी हो, वो कमेंट किया कीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा यूट्यूब का एल्गोरिदम ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस पे कमेंट हो रहे हैं, इसको शेयर किया जा रहा है, इसको लाइक किया जा रहा है, तो फिर उसको रिकमेंड करता है वो ज़्यादा लोगों तक, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपका थोड़ा-सा दायित्व बनता है, ऐसा किया कीजिए, है ना? तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और चैनल के लिए भी थोड़ा-सा सही रहेगा, मेरे लिए भी थोड़ा सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।